Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज स्पेशल डे नहीं है तो हम डायरेक्टली कोटेशन से शुरुआत करेंगे। आज की हमारी कोटेशन है, आपका माइंड जो बिलीव करेगा आपकी बॉडी वहीं अचीव करेगी। अगर आपने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली है, अपने माइंड में फिक्स कर दिया है कि हमें ये चीज़ चाहिए और उसके ऊपर हम फोकस रहते हैं, तो एक ना एक दिन वो चीज़ वो आपका गोल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अपने अचीव को फोकस करके रखिए, अपने माइंड के अंदर उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहिए। रिपीटेशन से क्या होगा, अगर बार बार रिपीट करते रहेंगे तो वो वही चीज़ है वो फिक्स हो जाएगी अपने माइंड में। और माइंड में कोई चीज़ अगर हम फिक्स कर लेते हैं तो उसको हम एक ना एक दिन ज़रूर अचीव कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है। मैंने पूछा था कि वनियार है ये लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं बताना मैम। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। चलिए इनको देख लेते हैं, न्यूज़ में क्यों आए हैं। लोकल बॉडी पोल हुए थे, उसके अंदर जो डीएमके गवर्नमेंट है उसने कहा है कि वो विल्लापुरम के जो लोग हैं जो मारे गए थे जब पुलिस की फायरिंग हुई थी और उनके बीच में झड़प हो गई थी 1987 के अंदर, जब प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि वनियार कम्युनिटी क्या कर रही थी, वो रिजर्वेशन मांग रही थी। तो उसी के मेमोरियल, उसी को याद रखते हुए एक मेमोरियल बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके ये कहा गया है, ये वादा किया गया है। वनियार है वो लार्जेस्ट और मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं इस स्टेट के अंदर, जो कि जिनके अंदर जो मैसिव प्रोटेस्ट वो देखने को मिला था मिडल में, जो 1980s थी उसके मिडल में। ये डिमांड कर रहे थे कि जो स्टेट लेवल है उसके ऊपर इन्हें 20% का रिजर्वेशन मिल जाए और उस सेंट्रल लेवल पे 2% का। वनियार ने डिक्लेयर किया था कि उनके अंदर जो एजिटेशन है वो दिखाई जाएगी 17 से 23 सितंबर 1987 के बीच में। इसी के टाइम पे ये जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बाद में ये वायलेंट हो गया, मतलब झड़पें होने लगी इनके बीच में। और इसके अंदर 21 से भी ज़्यादा लोग हैं वो मारे गए थे पुलिस फायरिंग के अंदर, जो क्लासेस हुए थे उनमें शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी के। उसके बाद में जो डीएम की गवर्नमेंट के एम करुणानिधि थे वो पावर में आए 1989 के अंदर, और ओबीसी कोटा है उसको दो भागों में बांट दिया इन्होंने। एक तो बैकवर्ड क्लास कास्ट बना दी और दूसरा क्या बनाया, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट बना दी। वनियार है उनको कैटेगराइज किया गया मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, कास्ट के अंदर, और इसके अंदर 107 और कम्युनिटीज़ हैं उनको बिठा गया और 20% का जो रिजर्वेशन है वो दे दिया गया। 3 दशक बाद क्या हुआ कि जो AIDMK जो गवर्नमेंट है वो उसने एक बिल पास किया जो कि करंटली DMK के नाम से जानी जाती है। उन्होंने उस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया एक गवर्नमेंट ऑर्डर जिसके अंदर इंश्योर किया गया है कि 10.5% जो रिजर्वेशन है वो 1 ईयर्स को दी जाएगी और 20% जो MBC कोटा है उसके अंदर। फिर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इनमें से कौन सा नेशन है, एशिया का पहला ऐसा नेशन बना है जिसने प्लास्टिक पैक्ट है उसको लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शन हैं इंडिया, चाइना, रशिया, श्रीलंका। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, वो हम बन गए एशिया में फर्स्ट। इसको देख लेते हैं। जो प्लास्टिक पैक्ट है उसके, चलो उसको बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में और जान लेते हैं। इंडिया पहली कंट्री बन गई है एशिया के अंदर जिसने प्लास्टिक पैक्ट है उसको लॉन्च किया है। ये नया प्लेटफॉर्म है जो कि प्रमोट करेगा सर्कुलर सिस्टम है प्लास्टिक के अंदर, वो देख लेते हैं। पहले प्लास्टिक हम लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, फिर उसको डिस्पोज करते हैं, फिर उसको रिसाइकल करके और वापस से इकोनॉमी में लेके आना, ये सर्कुलर इकोनॉमी होती है। अब देख लेते हैं। इसके अंदर प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म है और रिसेंटली लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? ब्रिटिश हाई कमिश्नर है इंडिया के अलेक्जेंडर एलिस, उन्होंने लॉन्च किया है। और ये कब किया गया है? जो 16 सस्टेनेबिलिटी समिट हो रही थी जो कि होस्ट की गई है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे इन शॉर्ट CII बुलाते हैं। ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया प्लास्टिक पैक्ट नाम दिया गया इसे। ये जॉइंट एफर्ट है कि इसका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, जिसे WWF इंडिया बुलाते हैं इन शॉर्ट, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, ये CII है इन शॉर्ट। और इन्होंने इन्वेस्ट किया है कि वो एक नया वर्ल्ड क्रिएट करेंगे जहाँ पे प्लास्टिक है उसको महत्व दिया जाएगा जो कि पोल्यूट नहीं करता है हमारे इन्वायरमेंट को, ये बताया गया है। क्योंकि अगर उसे हम रिसाइकल रीयूज़ करेंगे और तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर हम नया नया बनाते रहते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक डिस्पोज नहीं होता है। हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जितना हो सके उतना, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें, उसे रोक पाएँ। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट हमारे हिसाब से नहीं चला तो हम इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं चल पाएंगे और हम नहीं बच पाएंगे, पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी। इस पैक्ट का टारगेट क्या है? ताकि बिजनेस ट्रांजिशन किए जा सके सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ, और प्लास्टिक को 2030 तक ही इसका टारगेट रखा गया है बनाने का। इस इनिशिएटिव के अंदर सपोर्ट किया गया है यूके की रिसर्च एंड इनोवेशन, जिसे इन शॉर्ट यूक्री बुलाया जाता है, और रैप के द्वारा, जो कि एक ग्लोबल NGO है, ये भी यूके के अंदर ही बेस्ड है, और ब्रिटिश हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा।
फिर अगला क्वेश्चन है, आयुष आपके द्वारा ये कैंपेन है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये सबसे आसान क्वेश्चन है बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा किया गया है। चलिए अब इसको देखते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पार्ट के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। और इसके अंदर 75 लाख हाउस होल्ड हैं, एक साल के अंदर उन्हें मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी सैपलिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। आयुष मिनिस्टर कौन है इस कैंपेन को जो लॉन्च करने जा रहे हैं, इनोग्रेट करने जा रहे हैं? सर्बानंद सोनोवाल। ये मुंबई के अंदर स्टार्ट करेंगे ये, और ये सैपलिंग्स हैं ये सिटीजन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इसको एक साथ 45 प्लेसेस के ऊपर 45 लोकेशन के ऊपर लॉन्च किया गया है। और इसके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो कौन कौन से इंक्लूड हैं, जैसे कि तेज पत्ता है, स्टीविया है, अशोक है, गिलोय है, अश्वगंधा है, लेमन ग्रास है, तुलसी है, सर्पगंधा है, आंवला है। इस तरह के जो पौधे हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, हम काफ़ी बार घर पे लगा के भी रखते हैं, मैंने तो काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। उसी तरह से ये इनको बांटा जाएगा ताकि ये लगाएं और हमारे इन्वायरमेंट को सेव किया जा सके। इस कैंपेन के अंदर प्रपोज रखा गया है कि इसके अंदर कल्टीवेशन किया जाएगा जो मेडिसिनल प्लांट्स का है वो 75,000 हेक्टेयर्स के अंदर। ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। फिर आगे देखते हैं, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? इंस्पायर अवार्ड्स मानक के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। इसको देख लेते हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम ये अलाइड है स्टार्टअप इंडिया के साथ में, ये इनिशिएटिव है इंडिया का जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का एम है ताकि मोटिवेट किया जा सके जो स्टूडेंट्स हैं 10 से 15 ईयर की एज के बीच में, और वो बच्चे जो 6 से 10th क्लास के बीच में पढ़ रहे हैं, ताकि उन्हें फ्यूचर के अंदर इनोवेटर्स और क्रिटिकल थिंकर्स बनाया जा सके। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट है। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। जो 8th नेशनल डे एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन से इंस्टीट्यूट NLEPC बुलाते हैं, इसके अंदर रिलीज शोकेस किया गया है इनोवेशन। इसके अंदर 581 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो उन्होंने जो इनोवेशंस और जो चीज़ें हैं जिनका इन्वेंट किया है, कोई नया इनोवेशन किया है, ये सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से लिए गए हैं, इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसके अंदर इसका जो 8th एडिशन है वो करस्पॉन्डेंट है इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं इंस्पायर अवार्ड मानक के अंदर। और इस प्रोग्राम के अंदर ये कब किया गया है? 2019-20 के अंदर, जब कोविड-19 है वो चल रहा था, जिसकी वजह से ये लेट भी हो गया था। इंस्पायर अवार्ड्स मानक की स्कीम है, ये अलाइड है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के साथ में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का एम है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट किया जा सके कि वो फ्यूचर के अंदर इनोवेटर्स बन सकें और थिंकर्स बन सकें, क्रिटिकल थिंकर्स बन सकें। और उनकी एज होनी चाहिए 10 से लेकर 15 ईयर्स तक की, और 6 से 10वीं क्लास तक पढ़ रही हूँ। ये बिलीव किया गया है कि इस आइडिया के अंदर अगर हम ओरिजिनल आइडिया लेकर इनोवेशन स्टार्ट करेंगे, बच्चों की अगर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो रुचि है उनको बढ़ाएंगे, तो इसके अंदर जो कल्चरल एक्टिविटी है वो इनोवेशन थिंकिंग बनाने की शुरुआत होगी। हमारे जो स्कूली चिल्ड्रंस हैं, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अगर हम अभी से सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो वो आगे जाकर बहुत आगे जाएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक दिन सबसे आगे निकल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणी एक मेजर सीजनल रिवर है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये डी, उड़ीसा के अंदर ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्राह्मणी रिवर है। इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा है कि जो ब्राह्मणी रिवर बेसिन के अंदर जो फ्रेश वाटर है वो ख़त्म होता जा रहा है, और उसकी वजह से जो फेमस मैंग्रोव वेजिटेशन है उड़ीसा के अंदर उनको भी थ्रेट पहुँच सकती है, उनको भी खतरा हो सकता है। जो टल्चर अंगुल कोल माइंस हैं, स्टील है, पावर प्लांट्स हैं, और जो कालीनंगुर स्टील पावर प्लांट हैं और पावर हब है, वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पानी है उसको निकाल रहे हैं। और ब्राह्मणी रिवर मेजर सीजनल रिवर है उड़ीसा स्टेट के अंदर। और ये ब्राह्मणी रिवर है, ये कब कैसे बनती है? जब शंका और जो साउथ कोल रिवर्स हैं वो आपस में मिलती हैं तब ये बनती है, और फिर ये बैतरणी के अंदर मिल जाती है, और लास्ट में ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके खाली हो जाती है धर्मा प्लेस के ऊपर। यहाँ पे भीतर करने का नाम की एक रामसर वेटलैंड भी है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, जो कि 195 जो स्क्वायर किलोमीटर उसके अंदर फैला हुआ है। 62 मैंग्रोव स्पीसीज पाई जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंटों की इसके रेफरेंस में कोवोवैक्स के बारे में बताना है। कोवोवैक्स एक प्रोटीन एंटीजन बेस्ड वैक्सीन टेक्नोलॉजी है जिसे डेवलप किया गया है ICMR के द्वारा। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज हैदराबाद बेस्ड जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ये इसके द्वारा डेवलप किया गया है और इसे अप्रूव कर दिया गया है DCGI के द्वारा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने इसको कहा है कि ये फर्दर जो ट्रायल्स हैं वो कर सकते हैं बच्चों के ऊपर, और जो एडोलसेंट हैं, जो जवान लोग हैं, उनके ऊपर ये कर सकते हैं ट्रायल्स।
कोवैक्स एक वैक्सीन टेक्नोलॉजी है जो कि प्रोटीन एंटीजन के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर जो प्रोटीन है वो स्पाइक कर जाते हैं और ये बाइंड कर देते हैं किसको, जो एंटीजन है उनको ये कन्वर्ट कर देते हैं एंजाइम 2 के अंदर, जिसे ACE2 बुलाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फिर ये जो हमारे बॉडी के अंदर वायरस है उसको एंट्री करने के लिए इजाज़त दे देते हैं और बॉडी सेल्स हैं वो फिर अपने आप और ज़्यादा इसकी कॉपीज़ बनाती जाती है जो प्रोटीन है इसकी, और फिर ये स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को, और जो हमारी बॉडी है वो और ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, वो प्रोड्यूस कर देती हैं, और फिर क्या हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर पोटेंशियल आ जाती है कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी को। अगर फ्यूचर में कोई भी इन्फेक्शन और देखने को मिलता है इस तरह का, तो हमारी बॉडी अपने आप इम्यून और एंटीबॉडीज़ को दोबारा से डेवलप करके क्या कर देगी, उस वायरस के ख़त्म कर देगी, लात मार के बाहर निकाल देगी। अब चलिए आगे देख लेते हैं। कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रिस्पेक्ट, IUCN के बारे में बताना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अंदर बताया गया है कि 1,38,374 जो स्पीसीज़ हैं उनके अंदर से 28% ऐसी हैं जो कि सर्वाइवल वॉच लिस्ट के अंदर हैं। इनके ऊपर हाई रिस्क है कि ये हमारी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। कोमोडो ड्रैगन एक ऐसी सबसे बड़ी जो लिविंग छिपकली है जो कि कहाँ पाई जाती है, सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्टेड कोमोडो नेशनल पार्क के अंदर ही पाई जाती है, और नेबरिंग फ्लोर्स है उनके ऊपर ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर डाली हुई है इसने IUCN ने। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा D, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। 28% ये तो मैंने आपको बताया, ये किसके द्वारा बताया गया है, ये ग्लोबल कंजर्वेशन बॉडी के द्वारा बताया गया है। हैबिटेट लॉस एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन और साथ ही साथ इलीगल ट्रेड की वजह से जो हमारी ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो काफ़ी दशकों से ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, और इसी की वजह से क्लाइमेट चेंज है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर उसके अंदर हर चीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो इंसान हों, चाहे वो जानवर हों, सबकी अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर उनमें से कोई भी ख़त्म होता है तो वो हमारी जो क्लाइमेट है और जो हमारा नेचर है उसको ख़त्म कर सकता है, तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कोमोडो ड्रैगन एक लार्जेस्ट लिविंग छिपकली है, लिज़ार्ड है, जो कि सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड कोमोडो नेशनल पार्क नेबरिंग फ्लोरस के अंदर ही पाई जाती है, और इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर डाला गया है। 1200 जो शार्क और रे स्पीसीज़ हैं उनके अंदर से पाया गया है कि जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा है कि इनके अंदर 37% ऐसी हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, थ्रेटेंड से एक्सटिंक्ट कैटेगरी के अंदर जा सकती हैं। पहले पाई जाती थी उसका 71% कमी देखने को मिलती है आज के टाइम पे। IUCN ने ऑफिशियली लॉन्च किया है ग्रीन स्टेटस, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आया है। ये फर्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसके अंदर एक्सेस किया जा सकता है स्पीसीज़ की रिकवरी का, और मेजर कर सकते हैं हम जो कंजर्वेशन इम्पैक्ट होते हैं उनको भी। रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है हाइजन वर्ल्ड, ये क्या है ये बताना हमें। ये एक नया एक्सो प्लानट है, क्रिप्टो करेंसी है, फिर ये मिनी सैटेलाइट है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च की गई है। ये फिर इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा A, बिकॉज ये एक नई क्लास ऑफ एक्सो प्लानट्स है। चलो इसको देख लेते हैं। एक स्टडी है जो पब्लिश हुई है एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल, जिसके अंदर कहा गया है कि जो नया एक्सो प्लानट है हाइकन वर्ल्ड, उसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर एक अलग तरह की जो हमारे अर्थ है उससे कुछ अलग तरह की लाइफ पाई जा सकती है। इस प्लानट का साइज़ हमारी जो पृथ्वी है उसकी साइज़ से 2.6 टाइम्स ज़्यादा है। इसके अंदर टेम्परेचर बताएं तो ये 200 डिग्री सेल्सियस है, और ये प्लानट वाइड इसके अंदर ओशियन भी पाए गए हैं जो कि माइक्रोबियल अंडर वाटर लाइफ के वो सपोर्ट करते हो सकते हैं। हमें ऐसा मिल सकता है, ऐसा अगर हम खोज करें तो पता चल जाएगा इसके बारे में। एक एक्सो प्लानट है वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होता है, जो मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर ये पाया जाता है। लेकिन एक फ्री फ्लोट जो एक्सो प्लानट है उसको रफ प्लानट कहा जाता है, जो ऑर्बिट की जो गैलेक्टिक सेंटर है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, जो कि अनथ्रेटेंड होता है किसी भी स्टार से। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट की इसके रेफरेंस में निपा वायरस के बारे में बताना है। ये वायरस से ही ट्रांसमिट हो सकता है, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर से ह्यूमन के अंदर, मतलब कि एक जोनेटिक डिजीज़ है जो कि पास होता है किसके थ्रू, जो कंटेमिनेटेड फूड होता है उसको खा लेते हैं, या फिर डायरेक्टली हम उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आते हैं जिसको ऑलरेडी ये वायरस है, तो ये उससे भी फैलता है। यहाँ पे करंटली कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जो वैक्सीन नहीं है जो कि निपा वायरस के इन्फेक्शन के लिए बनाई गई हो। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा C, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। एक लंबे समय के बाद, मतलब कि 3 साल का गैप होने के बाद में ये जूनोटिक निपा वायरस इन्फेक्शन है वो दोबारा से देखा गया है। कहाँ पे, काजिकोड डिस्ट्रिक्ट हमारा केरला के अंदर। उसके अंदर एक 12 साल का लड़का है, उसके अंदर
कि इस वायरस की वजह से डेथ भी हो गई है। ये कहाँ से बिलोंग करता था? पूजाहोर, पाजहोर, जो कि ये वायरस है, ये वायरस है, ये फ्रूट बैट के अंदर पाया जाता है ज़्यादातर। और जो इन्फेक्टेड लोग हैं उसकी वजह से इलनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है इन्फेक्शन, और ये एसिम्प्टोमेटिक होने के साथ साथ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस भी ला सकता है और फेटल इंसेफ्लाइटिस का भी कारण बन सकता है। ये वायरस कोज होता है एक सीवियर डिजीज़ है एनिमल के अंदर, जैसे कि पिग है, जिसकी वजह से जो क्या होता है, जो फार्मर्स हैं उनका इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि अगर किसी पिग को ये हो जाती है तो उसके बाद में उसको उसकी जान लेनी पड़ती है, उनको मारना ही पड़ता है। जैसे आपने बर्ड फ्लू सुना होगा, बर्ड फ्लू फैलना था तो उस टाइम पे बहुत सारे पक्षी हैं जिनको जान से मार दिया गया था, बिकॉज़ इसका खतरा इतना ज़्यादा होता है, बिकॉज़ इसकी दवाई तो है ही नहीं। ये अगर एनिमल से इंसानों के अंदर फैलना शुरू हो जाता है तो उसकी दवाई अभी तक नहीं बनी है और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। करंटली इसकी कोई भी दवाई नहीं है, और WHO की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट है वो तैयार की जा रही है इसको बनाने के लिए, इसकी वैक्सीन बनाने के लिए। हालांकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी प्रॉपर वैक्सीन नहीं बन पाई है। फिर आगे देखते हैं, कंसिडर करना इन स्पीच स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में, जो गवर्नमेंटल लीडर्स हैं उनके बारे में बताना है। सभी कंटेम्प्रेरी हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, उनके अंदर उनको पीछे छोड़ते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने टॉप किया है इसके अंदर, इस रेटिंग के अंदर। मॉर्निंग कंसल्टेंट एक अमेरिकन डाटा इंटेलिजेंस फर्म है जो कि ट्रैक करती है अप्रूवल रेटिंग गवर्नमेंटल लीडर्स के लिए। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है हमें। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इस सर्वे को सभी यंग लोगों के बीच में कंडक्ट किया गया है। इसके अंदर 70% जो मार्क्स हैं वो किसको मिले हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और उसके बाद में सेकंड पे आए हैं मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, इनको सेकंड पोजीशन मिली है। फिर 64% लोगों ने पसंद किया है। जबकि इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो द्राघी, इनको ये थर्ड नंबर पे आए हैं और 63% इनको मिली हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मार्कर है वो 52% के साथ में फोर्थ पोजीशन पे हैं, और फिफ्थ पोजीशन पे हैं जो बाइडन, जो कि 48% लोगों ने पसंद किया। मॉर्निंग कंसल्टेंट ये अमेरिकन डेटा इंटेलिजेंस फर्म है जो कि ट्रैक करती है अप्रूवल रेटिंग गवर्नमेंट लीडर्स किसके, जो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये। फिर आगे देखते हैं, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसके बारे में बताना है, स्टेबल कॉइन्स के बारे में बताना है। पहला जो स्टेबल कॉइन्स है वो 2014 के अंदर बनाया गया था, जिसका नाम था टीथर। ये क्रिप्टो करेंसी है जो कॉमनली डॉलर है उसको स्टेबल करने का काम करती है, उसकी जो एसेट्स हैं, जो संपत्ति है उसको स्टेबल करने का काम करती है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, अगेन ये दोनों करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं इसको। जो स्टेबल कॉइन्स है सर्कुलेशन के अंदर ग्लोबली उनके अंदर जंप देखने को मिला है। जनवरी से लेकर सितंबर का डेटा है, उसके अंदर बताया गया है कि ये 29 बिलियन डॉलर से बढ़कर 117 बिलियन डॉलर बन चुका है, तक पहुंच चुका है। ये किसके द्वारा बताया गया है, ब्लॉक के द्वारा बताया गया है, जो कि एक पब्लिकेशन है, क्रिप्टो करेंसी को डेडिकेटेड है। ये क्रिप्टो एक वॉलेटाइल और लेस प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन है, जैसे कि पेमेंट्स और लोन। ये इसका मतलब क्या होता है, ये स्टेडी वैल्यू है, गवर्नमेंट इशूड जो मनी है वो उसे डिजिटल ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन के अंदर लेकर आती है, जो कि प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा इशू की जाती है। पॉपुलर डॉलर टाइड टोकन है, इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड है, जो टीथर है और USD कॉइन्स हैं वो है इसके अंदर। और पहला स्टेबल कॉइन में से आपको बताया दिया है कि ये टीथर है, जो कि 2014 के अंदर बनाया गया था। फिर ये वो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है, सिनबैक्स 2021 ये एक मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और कौन सी कंट्री के अंदर हुई थी ये आपको बताना है, स्पेन, साउथ कोरिया, सिंगापुर, सूडान। आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve.